Hello students, this is Dynamite AKY. Welcome to our channel. Today we will discuss the chapter Life Processes, chapter 6, class 10th. आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती है जो कि किसी इंडिविजुअल्स को सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल होती है और वो कैसे काम करती हैं सारी की सारी प्रोसेसेस. All we have to discuss about the life processes. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ आई होप दैट यू विल सी एंड लिसन दिस वीडियो एट द लास्ट. और आप यदि ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से लास्ट तक देखते हैं तो भाई ज़रूर है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें और यदि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट के जरिए जो है कि आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं. तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. तो सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव. वो सारी प्रोसेसेस जो कि किसी इंडिविजुअल को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव. इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. All these topics will be covered in this chapter. Now, first of all, what is nutrition and nutrients? So, nutrition is the process of intake and utilization of food is called nutrition. Intake and utilization of food is called nutrition. What are the components of food? So, there are components of food: carbohydrates, proteins, vitamins, fats, lipids, minerals, etc. So these are the components of food which are necessary for the growth of a body, growth of a living organism. There are some steps involved in the process of nutrition, and that are ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Ingestion is the intake of food from body, from outside to body. Ingestion is the process of intake of food from outside to the body. Digestion is the breakdown of complex food particle into simpler form. Absorption is the absorbing of digested food particle. Assimilation is the transportation of absorbed food particles, and egestion is the removal of waste from body cell to outside. Here you can see the pyramid of food. This represents what type of food we required in our daily life to maintain us healthy. हमें हेल्दी रहने के लिए किस तरीके की फूड डेली चाहिए होती है, उसको पिरामिड के फॉर्म में दिखाया गया है. यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जो बेस पर रखे हुए फूड सब्सटेंसेस है ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. उसके बाद जो प्रोटीन रिलेटेड फूड है वो उससे कम चाहिए. उसके बाद ग्रेन्स और हेल्दी ऑयल्स वगैरह और कम चाहिए. तो ये जो फूड पिरामिड है ये बताता है कि कौन सा फूड हमें किस क्वांटिटी में लेनी है जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकें. Now, what are the mode of nutrition? There are two mode of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms prepare their own food by the using of raw materials, and the organisms are called autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज करके, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स.
तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स में एनिमल्स आ जाएंगे सारे, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और ऑटोट्रॉफ्स में आ जाएंगे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, सम फंगस। नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ और भी आगे क्लासिफिकेशंस हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोग न्यूट्रिशन, होलोजोग न्यूट्रिशन द न्यूट्रिशन इन विच organism takes complex food particle and break down into simpler form. Saprophytism या saprophytic nutrition the mode of nutrition in which organism feeds upon dead organic matter for their food. Parasitism the mode of nutrition in which organism depends upon host body for their nutrition. Parasites are of two types: endoparasites which living inside our body, ectoparasites which lives outside the body. There are some examples: fleas, lice, tapeworms, all these are parasites. Now nutrition in amoeba. Amoeba is a single celled organism and how they get their nutrition. So amoeba has a finger like projection called pseudopodia, and by the help of pseudopodia amoeba moves to the food particles and engulf it inside the cell by the process of endocytosis. And when food goes to the inside the cell and in cytoplasm, food gets digested, absorbed, diffuses, and the remaining undigested part of the food is expelled out from the cell by the process of exocytosis. So the intake of food particles inside the cell by the amoeba, that is the endocytosis, and removing of the waste substances from body cell to outside, that is exocytosis or egestion. The food particle is captured by the amoeba by the help of pseudopodia. Then food goes inside the food vacuole where it breaks down into simpler form, and after breaking down into its simpler form the food substances diffuses into the cytoplasm. Then the remaining undigested part is removed outside the cell by the process of egestion or exocytosis. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आ जाता है, सो यू हैव टू लर्न अबाउट इट. दिस द फ्लो चार्ट, यू कैन लर्न इट, यू कैन मेक इट ऑन योर नोटबुक एंड दिस विल हेल्प यू. नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है दैट इज फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis means food making process by the plants in the presence of sunlight. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर और मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, देन बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. Then green plants by the using of these raw materials, by the using of carbon dioxide, water, minerals, sun energy, they prepare their own food that is glucose, and some byproducts are water and oxygen of the photosynthesis. So photosynthesis takes place in two phases. One is dark phase, one is light phase. फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, एक होता है डार्क फेज, एक होता है लाइट फेज. डार्क फेज और लाइट फेज. तो सबसे पहले लाइट फेज में क्या होता है? लाइट फेज में होता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ये सारा होता है लाइट फेज में. और डार्क फेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो इस तरीके से दो फेज में पूरा फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट फेज और डार्क फेज में. नाउ स्टोमेटा का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो जो स्टोमेटा है ये एक स्टोमेटल पोर होता है जो कि गार्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड होता है,
और जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है प्लांट को, देन गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है कि गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। लेकिन जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता प्लांट्स को, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि डायग्राम बनाने को आ जाता है एग्जाम में। दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। All these are the parts involved in the digestive system of human beings. What are the functions of these? This is the flow chart of the digestion. सबसे पहले जो फूड है वो हमारे माउथ के अंदर जाता है। माउथ में हम फूड पार्टिकल सबसे पहले लेते हैं। फिर माउथ के बाद ये फूड पार्टिकल जो है कि फेरिंग्स से होता हुआ जाता है फूड पाइप में, जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ से ये जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उसको जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। अब इन सभी में कैसे डाइजेशन होता है उसको हम आगे देखते हैं। तो माउथ में क्या होता है? सबसे पहले माउथ में हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है एक सलाइवरी ग्लैंड दैट रिलीजेस सलाइवा, एंड सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है? फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में, और स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेप्सिन जैसे एंजाइम को एक्टिव करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारे स्टमक में, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl। इसके बाद ये हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ HCl। तो जब HCl का सिक्रीशन हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, उस दौरान स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। इसके बाद स्टमक से जो ये फूड है ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद लिवर एंड पेनक्रियाज। Liver releases bile juice, pancreas releases pancreatic juice, and these secretions goes to the small intestine. Bile juice acts on the fat and it breaks down the large fat molecule into smaller form. Pancreatic juice contains trypsin, pancreatic amylase and lipase. Trypsin digests the protein. Pancreatic amylase digests polysaccharide. Polysaccharide, it is a complex sugar, and lipase digest lipids. Now the complete digestion takes place in small intestine as carbohydrates completely break down into glucose, proteins into amino acid, fats into fatty acid and glycerol. इसके बाद जो फूड पार्टिकल है कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। नाउ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine, there are millions of finger-like projections are present called villi, and they increase the surface area for absorption. And these absorbed food particles are transported into our body by the help of blood. Now, next process is respiration. Respiration is the oxidation of food in the presence of oxygen to release energy. Respiration, this is the human respiratory system. Our respiratory organ is lungs. We have a pair of lungs for respiration. With the respiration, there is another process that is breathing, and breathing is the exchange of gases.
Respiration are of two types: aerobic respiration, anaerobic respiration. Aerobic respiration, it takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. In aerobic respiration, complete oxidation of glucose takes place. In anaerobic respiration, the glucose molecule is incompletely oxidized. एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. नाउ हाउ डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन आवर सेल्स? This is the flow chart which represents the various pathway to break down the glucose inside our cell. सबसे पहले ग्लूकोज जो है ये हमारे साइटोप्लाज्म में टूटता है और टूट कर क्या बनता है? पायरुवेट प्लस एनर्जी. पायरुवेट इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. When one glucose molecule break down, 2 pyruvate molecule forms. And now this pyruvate molecule break down into different forms. First of all, when it breaks down in the absence of oxygen, it takes place in the yeast, a single celled organism. Then this forms ethanol, carbon dioxide and energy. When pyruvate breaks down in the lack of oxygen in our muscle cells, it forms lactic acid and energy. ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिससे हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं. ये कंडीशन कब आती है? जब हम तेज भाग रहे होते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उस दौरान हमारे बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब हमारे ब्लड में लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं. नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज पूरी तरीके से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. और ये कहाँ होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. बिकॉज ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड इट रिलीज एनर्जी टू डू सेलुलर एक्टिविटीज. दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. You have learnt it in your 9th class. Now, this is the mechanism of breathing, inhalation and exhalation. Inhalation means inhaling of oxygen from outside inside the body. तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो चेस्ट कैविटी अपवर्ड हो जाती है या आउटवर्ड हो जाती है और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. When air moves in, and during exhalation when we breathe out, तो उस दौरान क्या होता है? rib cage moves downwards and diaphragm relaxes when we air moves out. तो breathing takes place in 2 steps: inhalation and exhalation. Now transportation in human beings. तो transportation क्या? The transportation is the transfer of absorbed food particles into each and every cell inside our body by the help of blood. तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्लड वेसल्स. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं. And white blood cells, they kills harmful microbes and protects the body. Platelets help in clotting of blood and prevents loss of blood during injury. There are 3 type of blood vessels. एक होते हैं arteries, veins and capillaries. Arteries carry pure blood from heart to all parts of the body. Arteries have thick wall because they have high pressure and they don't have valves. Veins carry impure blood from all parts of the body to the heart, and veins have thin walled because they have low pressure and they have valves. Due to the presence of valves prevent the backflow of blood in veins. And capillaries, it is a narrow blood vessel which connects arteries and veins together, where exchange of pure and impure blood takes place. Now
द मेन पार्ट विच हेल्प्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ह्यूमन हार्ट। जो हमारा हार्ट है ये हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, जिसकी वजह से हम हार्ट को क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब जो हमारी तो जो हमारा हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। अब हमारा हार्ट कैसे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है उसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये एक सिस्टमैटिक जो है कि एक पैटर्न दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने राइट हैंड साइड में यहाँ पर, कि किस तरीके से जो है कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो सिंपली जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास होता है एक सर्कुलेटरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन मैकेनिज्म। तो क्या होता है, सबसे पहले जो लंग्स है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, और लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेकर के आते हैं और वो हार्ट में देते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप इजीली डायग्राम में देख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो जो प्योर ब्लड है दैट इज कैरीड बाय पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो सबसे पहले जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से ला करके पल्मोनरी वेन कहाँ देते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेजर आर्टरी है जिसे हम कहते हैं ऑर्टा, ऑर्टा कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ऑर्टा पूरे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को लेकर जाता है, and then when glucose break down in the presence of oxygen it forms carbon dioxide, and that is impure blood, and this impure blood या deoxygenated blood is carried by a major vein that is called vena cava। तो वेना केवा पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है और उसे सबसे पहले डालते हैं ये राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम के बाद ये इम्प्योर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज लेकर के जाते हैं लंग्स तक प्योरिफिकेशन के लिए। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब आपने यहाँ पर देखा कि हार्ट से एक बार प्योर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर पंप किया जाता है, और एक बार पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट लेकर के उसे लंग्स को पंप करके देता है प्योरिफिकेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन मैकेनिज्म। तो जब ऑर्टा पूरे बॉडी में हार्ट से प्योर ब्लड लेकर के जाता है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन, और जब लंग्स को हमारा हार्ट ब्लड पंप करके देता है, इम्प्योर ब्लड पंप करता है प्योरिफिकेशन के लिए, इसे कहते हैं पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। एंड व्हेन सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन कंबाइंस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू लर्न इट। नाउ दिस इज द डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है वैसे ही प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आल्सो नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वहां पर 2 तरीके के कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स बाय द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। जाइलम हैज 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये चारों के चारों कंपोनेंट्स मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद जाइलम जो है कि ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स बाय द हेल्प ऑफ 2 फोर्सेस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल।
इसके बाद जब लीव्स में वाटर और मिनरल्स पहुंचता है तो वहां पर लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फूड बनता है, उस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फूड को ट्रांसपोर्ट कौन सा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करता है, फ्लोएम। तो food is transported by the help of phloem and water and minerals transported by the help of xylem. Now excretion. तो excretion क्या होता है, excretion is the removal of waste from body to outside. तो ह्यूमन बींग्स में excretion के लिए एक excretory system होता है। एंड द प्राइमरी excretory system की यदि हम बात करें, वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं जिसको अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा बॉडी से रिलीज आउट किया जाता है। जैसे गैसेस वेस्ट को रिलीज करने के लिए क्या होता है, लंग्स, और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट किया जाता है। लेकिन जो मेन जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी यदि हम बात करें तो वहां पर यह है हमारा सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज किडनी। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। हमारे पास दो किडनीज होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज यूरिया, जिसे हमारे बॉडी से फिल्टर किया जाता है, हमारे ब्लड से फिल्टर किया जाता है। तो किडनी के अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, दीज आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट और एक्सक्रीटरी यूनिट, दीज आर प्रेजेंट इन आवर ईच किडनीज। लगभग 3.5 मिलियंस प्रेजेंट होते हैं हमारे हर एक किडनी के अंदर। तो तीन स्टेप में काम करता है हमारा किडनी, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है रीएब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में यूजफुल प्रोडक्ट भी फिल्टर हो जाते हैं यूरिया के साथ साथ। तो उन यूजफुल प्रोडक्ट्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूरिया को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है सिक्रीशन। तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी, लगभग हर किडनी में 3.5 मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी और फिल्ट्रेशन यूनिट। तो जो नेफ्रॉन है ये तीन स्टेप में काम करता है, अभी मैंने आपको बताया। ये कौन कौन से तीन स्टेप होते हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है रीएब्जॉर्प्शन, एक होता है सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यूरिया को फिल्टर किया जाता है, बट यूरिया के साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी फिल्टर्ड हो जाते हैं। और उन यूजफुल जो फिल्टर्ड हैं सब्सटेंसेस, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। एंड ओनली यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड। एंड नाउ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, उनके सिर्फ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो वेस्ट के रूप में रिलीज करते हैं। तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सिंपली जो बार्क ऑफ ट्री है, जो डेड सेल्स होते हैं, वो भी उनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा लेटेक्स जो रिलीज होता है फ्रॉम द रबर प्लांट, वो भी उनका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके अलावा CO2 जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू वो रिलीज करते हैं। इसके अलावा रेजिन्स हैं, गम्स हैं, और ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते, ये सारे उनके लिए क्या है, प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो सिंपली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। तो आपने बोलना है कॉर्क सेल्स जो कि डेड होते हैं, ड्राइड लीव्स, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, all these are the excretory products are in plants. तो दिस वॉज कंप्लीट अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और दी किस तरह कोई डाउट हो तो आपने कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका आंसर दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।